नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें बताएगा कि हमारा संविधान, जिस पर आज हमारा पूरा देश टिका है, वो रातों रात नहीं बना। ये एक लंबी कहानी है, भारत के एक उपनिवेश से एक संप्रभु गणराज्य बनने की कहानी। बिल्कुल। और इस सफर को समझने के लिए हम प्रहार 2025 भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के नोट्स का सहारा लेंगे। अच्छा। इनमें क्या है कि ब्रिटिश काल के उन कानूनों और फिर संविधान सभा की उस पूरी प्रक्रिया का ब्यौरा है जिसने आज के भारत की नींव रखी। तो हमारा मकसद साफ है, उन ऐतिहासिक मोड़ों को समझना, उन कानूनों के असर को जानना जिन्होंने धीरे धीरे एक तरह से हमारे संविधान का रास्ता तैयार किया। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। कहते हैं कहानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होती है। हाँ, देखिए वो पहला कदम तो था जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों पर थोड़ा नियंत्रण रखना शुरू किया। लेकिन असली बदलाव वो आने शुरू हुए 1857 के विद्रोह के बाद। 1858 में जब कंपनी का राज खत्म हुआ ना। हाँ। और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अच्छा। तब जाकर आप कह सकती हैं एक व्यवस्थित संवैधानिक विकास शुरू हुआ। उससे पहले के एक्ट्स जैसे पिट्स इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट्स वो तो कंपनी के शासन को सुधारने या जारी रखने के लिए थे। 1858 के बाद सोच बदली। कैसे? अब भारतीयों को शासन में थोड़ी जगह देने की बात होने लगी, चाहे वो बहुत सीमित ही क्यों न हो। यानी 1858 एक बड़ा मोड़ था। कंपनी गई, क्राउन आया, और यहीं से वो नींव पड़नी शुरू हुई जिस पर आगे चलकर हमारे संविधान की इमारत खड़ी हुई। तो इस नई दिशा में पहला बड़ा पड़ाव कौन सा मानेंगे? मेरे ख्याल से 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। हाँ, मॉर्ले मिंटो। वो एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसने पहली बार विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीयों के लिए दरवाजे खोले, भले ही चुनाव का तरीका बहुत सीमित था। अच्छा। और वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी पहली बार एक भारतीय, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, उनको जगह मिली। सुनने में तो ये भागीदारी बढ़ाने वाला कदम लगता है, लेकिन इसी एक्ट से पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की भी शुरुआत हुई थी, है ना? ये क्या था और इसका क्या असर हुआ? हाँ, और यही इस एक्ट का सबसे विवादास्पद और कह सकते हैं दूरगामी असर वाला पहलू था। पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब था कि मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनने के लिए सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही वोट डाल सकते थे। सिर्फ मुस्लिम मतदाता? जी हाँ। कहने को तो ये अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने का एक तरीका बताया गया, लेकिन असल में इसने भारतीय समाज और राजनीति में धर्म के आधार पर विभाजन को एक तरह से संस्थागत रूप दे दिया। ओहो। इसने लोगों की राजनीतिक पहचान को उनके धर्म से सीधे सीधे जोड़ दिया, जो आगे चलकर बहुत बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। यानी प्रतिनिधित्व तो मिला, लेकिन एक तरह से बांटने की कीमत पर। क्या उस वक्त इस कदम का विरोध नहीं हुआ? विरोध तो हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार का तर्क था कि भाई ये भारत की विशेष परिस्थितियों के लिए जरूरी है। पर कई भारतीय नेताओं ने इसे फूट डालो और राज करो की नीति का ही एक विस्तार माना। इसने भविष्य की राजनीति की दिशा ही बदल दी। समझ गया। अच्छा, तो 1909 के बाद अगला अहम पड़ाव आता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसकी सबसे चर्चित बात थी द्वैध शासन यानी डायार की। ये व्यवस्था क्या थी और कहाँ लागू हुई थी? द्वैध शासन ये प्रांतों में लागू किया गया था, केंद्र में नहीं। सिर्फ प्रांतों में? हाँ, सिर्फ प्रांतों में। इसमें क्या था कि प्रांतीय सरकार के विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया: आरक्षित रिजर्व्ड और हस्तांतरित ट्रांसफर्ड। आरक्षित और हस्तांतरित, ठीक है। आरक्षित विषय जैसे वित्त, पुलिस, राजस्व, मतलब जो ज्यादा महत्वपूर्ण समझे जाते थे। हाँ, और हस्तांतरित विषय वो किसके पास थे? हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, ये भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए, जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। तो इसमें भारतीय मंत्रियों को कुछ शक्ति मिली तो, पर कहने भर को। मतलब भारतीय मंत्री काम तो कर सकते थे इन विषयों पर, लेकिन असली पेंच ये था कि ज्यादातर महत्वपूर्ण और पैसे वाले विभाग वो गवर्नर के पास ही आरक्षित थे। अच्छा, तो ये व्यवस्था सुनने में तो शक्तियों का बंटवारा लगती है, पर क्या ये जमीन पर काम कर पाई? मतलब क्या भारतीय मंत्रियों को असली शक्ति मिली? देखिए, ये व्यवस्था बहुत सफल नहीं रही। असल में भारतीय मंत्रियों के पास अपने विभागों को चलाने के लिए अक्सर न तो पर्याप्त बजट होता था, न ही पूरी शक्तियां।
गवर्नर का आरक्षित विषयों पर पूरा नियंत्रण था और वो मंत्रियों के काम में दखल भी दे सकता था। तो इससे लगातार टकराव की स्थिति बनी रहती थी। तो ये एक तरह का अधूरा प्रयोग था। हाँ, बिल्कुल, एक अधूरा प्रयोग कह सकते हैं। इसने भारतीयों को प्रशासन का कुछ अनुभव तो दिया, ये सही है, लेकिन असली सत्ता अभी भी अंग्रेजों के हाथ में ही थी। और केंद्र के स्तर पर क्या बदलाव हुए इस 1919 के एक्ट से? प्रांतों की तो बात हो गई। हाँ, केंद्र में भी बदलाव हुए। पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनाई गई। द्विसदनीय मतलब 2 सदन। जी हाँ, एक केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट। साथ ही वाइसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। 1 से 3। ये तो महत्वपूर्ण था। हाँ, प्रतीकात्मक रूप से तो काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब भारत के शासन की सबसे ऊंची संस्था में 3 भारतीय थे। और इसी एक्ट ने पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग भी किया था। ऐसा कुछ था जिससे प्रांतों को थोड़ी ज्यादा आजादी मिली, और लोक सेवा आयोग की बात भी इसी में थी शायद। बिल्कुल, विषयों का बंटवारा करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण कुछ ढीला किया गया। इसे विकेंद्रीकरण कह सकते हैं। और हाँ, 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान भी इसी एक्ट में किया गया था। ये सब कदम धीरे धीरे भारत को एक आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की ओर ले जा रहे थे, भले ही पूरा नियंत्रण अभी भी बाहरी था। तो कुल मिलाकर 1919 का एक्ट भागीदारी बढ़ाने और प्रशासन का अनुभव देने की दिशा में एक कदम तो था, मगर वो द्वैध शासन जैसी व्यवस्थाओं के कारण ये अधूरा और जटिल भी साबित हुआ। सही कहा। अब आते हैं उस अधिनियम पर जिसकी गूंज हमारे आज के संविधान में भी साफ सुनाई देती है। भारत सरकार अधिनियम 1935। इसे अक्सर भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ऐसा क्यों? इसे ब्लूप्रिंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन के लिए बनाया गया अब तक का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत कानून था। बहुत डिटेल में था। अच्छा। इसने एक अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी रियासतें दोनों शामिल हों। तो ये संघ बन गया था? नहीं, यही पेच था। ये संघ कभी बन नहीं पाया क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। ओह, लेकिन इसने शक्तियों के बंटवारे का जो खाका खींचा वो तो लागू हुआ है ना? वो 3 सूचियों वाली व्यवस्था, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट। बिल्कुल, यही इस एक्ट की सबसे स्थायी विरासतों में से एक है। इसने केंद्र और इकाइयों यानी प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा। संघीय सूची फेडरल लिस्ट, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता था, जैसे रक्षा, मुद्रा, विदेश मामले। प्रांतीय सूची प्रोविंशियल लिस्ट, जिस पर प्रांत कानून बना सकते थे, जैसे पुलिस, कृषि, स्थानीय शासन। और तीसरी थी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इस पर कौन कानून बना सकता था? इस पर केंद्र और प्रांत दोनों कानून बना सकते थे, जैसे शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन वगैरह। ये ढांचा आज भी हमारे संविधान में लगभग वैसा ही मौजूद है। कमाल है। और प्रांतों में जो द्वैध शासन 1919 में लगाया गया था, उसका क्या हुआ इस एक्ट में? 1935 के एक्ट ने प्रांतों से वो द्वैध शासन खत्म कर दिया। हाँ, खत्म कर दिया और उन्हें प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। इसका मतलब था कि प्रांतीय सरकारें अब अपने सभी विषयों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थीं और गवर्नर से उम्मीद की जाती थी कि वो मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा। ये एक बड़ा कदम था। अच्छा, ये तो काफी बड़ा बदलाव था। हाँ, और 1937 में इसी आधार पर चुनाव हुए और कई प्रांतों में कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारें भी बनी। लेकिन ये स्वायत्तता भी ज्यादा दिन चली नहीं शायद। हाँ, ये दौर छोटा ही रहा, मुश्किल से 2 साल। 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ ना, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल करने का फैसला किया, वो भी बिना प्रांतीय सरकारों से पूछे। इसके विरोध में फिर कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, और केंद्र में द्वैत शासन का क्या हुआ? केंद्र में द्वैत शासन लाने का प्रस्ताव तो था इस एक्ट में, लेकिन क्योंकि वो अखिल भारतीय संघ ही नहीं बन पाया, तो ये प्रावधान कभी लागू ही नहीं हुआ। समझ गया। प्रतिनिधित्व के मामले में क्या बदलाव लाया ये 1935 का एक्ट? वोटिंग अधिकार वगैरह? इसने मताधिकार का विस्तार किया, मतलब वोट देने का अधिकार बढ़ाया।
अब भारत के लगभग 10% आबादी को वोट देने का अधिकार मिल गया। 10%? पहले से तो ज्यादा था। हाँ, पहले से काफी ज्यादा था, लेकिन अभी भी ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। और चिंता की बात ये थी कि इसने दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को न सिर्फ जारी रखा बल्कि और बढ़ाया। इसने समाज को और ज्यादा बांटा। वो विभाजन वाली बात यहां भी जारी रही। अच्छा, प्रशासनिक तौर पर भी कुछ अहम बदलाव हुए थे, जैसे संघीय न्यायालय का जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल, इसने एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, जिसका काम था केंद्र और प्रांतों या फिर प्रांतों के आपसी विवादों को सुलझाना। ये एक तरह से आज के सुप्रीम कोर्ट का पूर्ववर्ती था। अच्छा। इसने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का भी प्रावधान किया। साथ ही न केवल संघीय स्तर पर बल्कि प्रांतीय स्तर पर भी लोक सेवा आयोगों यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशंस की स्थापना की बात कही गई। संघीय, प्रांतीय और जरूरत पड़ने पर संयुक्त लोक सेवा आयोग भी। बाप रे, इतना विस्तृत कानून! सोचने वाली बात है कि इसे ब्लूप्रिंट तो कहते हैं, पर क्या ये वाकई में भारत की आकांक्षाओं को पूरा करता था, या ये अब भी मतलब ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने का ही एक ज्यादा परिष्कृत तरीका था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इसने भारत में एक जिम्मेदार सरकार की दिशा में प्रगति की। इसने भारतीयों को शासन का पहले से कहीं ज्यादा अनुभव भी दिया। कई प्रशासनिक और विधायी संरचनाएं जो इसने दी, वो हमारे संविधान निर्माताओं के लिए आगे चलकर बहुत उपयोगी साबित हुई। ये भी सच है। लेकिन ये एक्ट बनाया किसने था? ब्रिटिश संसद ने, भारत के लोगों ने नहीं। इसमें अभी भी गवर्नर जनरल और गवर्नरों के पास बहुत सारी विवेकाधीन शक्तियां थीं, स्पेशल पावर्स थीं, सुरक्षा उपाय थे। मतलब वो दखल दे सकते थे। हाँ, जिनसे वो जब चाहे भारतीय सरकारों के काम में दखल दे सकते थे। इसमें संप्रभुता का पूरी तरह अभाव था, और सबसे बड़ी बात, इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का कोई जिक्र तक नहीं था। राइट्स की कोई बात नहीं थी। यहीं पर शायद सबसे बड़ा फर्क आता है 1935 के एक्ट और हमारे अपने संविधान के बीच। ये फर्क क्या है, थोड़ा और बताएंगी? हाँ, सबसे बुनियादी फर्क तो बनने की प्रक्रिया और इसके स्रोत का है। हमारा संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने। हाँ, भारत के लोगों द्वारा चुनी गई, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से, एक संप्रभु संविधान सभा ने बनाया। जबकि 1935 का एक्ट ब्रिटिश संसद का बनाया एक औपनिवेशिक कानून था, एक बाहरी ताकत का कानून। सही। दूसरा, जैसा आपने कहा, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, जिनकी गारंटी राज्य देता है और जिनके उल्लंघन पर नागरिक सीधे अदालत जा सकते हैं। 1935 के एक्ट में ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल। तीसरा, हमारा संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है। हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार, बिना किसी भेदभाव के। 1935 एक्ट में मताधिकार बहुत सीमित था, जैसा हमने बात की, सिर्फ 10% लोगों को। तो ये कहना ठीक होगा कि हमने 1935 एक्ट से ढांचा भले ही लिया हो, काफी चीजें लीं, लेकिन उसकी आत्मा को, उसके कंटेंट को पूरी तरह बदल दिया? हाँ। जैसे किसी पुराने घर की नींव पर एक बिल्कुल नया, अपनी जरूरतों और सपनों के हिसाब से घर बनाना। हाँ, ये उपमा बिल्कुल सही है। ढांचा उधार लिया, लेकिन उसमें जो सामग्री भरी, जो मूल्य डाले, जो सिद्धांत डाले, वो पूरी तरह स्वदेशी, लोकतांत्रिक और संप्रभु थे। चलिए उस संस्था की बात करते हैं जिसने इस अद्भुत दस्तावेज को रचा, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका गठन कैसे हुआ था? क्या इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने गए थे? नहीं, सीधे चुनाव नहीं हुए थे। 1946 की जो कैबिनेट मिशन योजना थी ना, हाँ, कैबिनेट मिशन, उसके तहत संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसके सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा हुआ था। अच्छा, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना था? हाँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, अप्रत्यक्ष रूप से। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के प्रतिनिधि थे और साथ में देसी रियासतों द्वारा मनोनीत सदस्य भी शामिल थे। शुरुआत में इसमें कितने सदस्य थे और फिर भारत के विभाजन का इस पर क्या असर पड़ा? सुना है संख्या कम हो गई थी? हाँ बिल्कुल, मूल योजना के अनुसार कुल 389 सदस्य होने थे। लेकिन 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के क्षेत्रों से आने वाले सदस्य अलग हो गए। हाँ। और फिर भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। और इस सभा ने हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लिया? ये प्रक्रिया कैसी रही होगी? बहुत बहस हुई होगी। समय तो लगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसने 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक काम किया। लगभग 3 साल। हाँ,
और ये कोई आसान काम नहीं था। सोचिए, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो सबको स्वीकार्य हो, ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। सही बात है। सभा की कई बैठकें हुई, दर्जनों समितियां बनी जिन्होंने अलग-अलग पहलुओं पर ड्राफ्ट तैयार किए और फिर हर प्रावधान पर, हर शब्द पर सभा में गहन बहस और विचार विमर्श हुआ। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भूमिका इसमें बहुत अहम मानी जाती है, खासकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर। बिल्कुल। डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और इस समिति पर ही संविधान का मसौदा तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी थी। उन्होंने न केवल मसौदा तैयार करने में, बल्कि सभा में उस पर हुई घंटों की बहसों का जवाब देने और विभिन्न प्रावधानों के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने में भी असाधारण भूमिका निभाई। उनके अलावा भी कई बड़े नाम थे। हाँ, बेशक उनके अलावा भी कई अन्य सदस्य थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सभा के अध्यक्ष भी थे, मौलाना आजाद। इन सब ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 3 साल, इतनी बहसें, इतने अलग अलग विचार। ये सोचना भी अद्भुत है कि इतनी विविधता के बावजूद आखिरकार एक सहमति बन पाई और इतना मजबूत संविधान बना। हाँ, और यही इस सभा की सबसे बड़ी खूबी थी। मतभेद थे, तीखी बहसें भी हुईं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अंततः सदस्यों ने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखते हुए आम सहमति बनाने का प्रयास किया। ये प्रक्रिया दर्शाती है कि लोकतंत्र सिर्फ बहुमत का शासन नहीं है, बल्कि अल्पमत की आवाज को सुनना और उसे सम्मान देना, उसे समायोजित करना भी है। इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं के योगदान को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं या कम जानते हैं। क्या संविधान सभा में महिला सदस्य भी थीं? उनकी क्या भूमिका रही? हाँ, और ये उल्लेख करना बहुत जरूरी है। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं। 15? हाँ, 15, जिनमें सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर जैसी कई प्रमुख महिलाएं शामिल थीं। उन्होंने बहसों में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया। अच्छा। और लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकार, अल्पसंख्यकों के संरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जोरदार वकालत की। उनके योगदान ने संविधान को अधिक समावेशी और प्रगतिशील बनाने में बहुत मदद की। जी, ये जानना बहुत जरूरी था। अच्छा, तो आखिरकार ये ऐतिहासिक दस्तावेज कब बनकर तैयार हुआ और कब लागू हुआ? वो 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और आत्मार्पित किया, मतलब अडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर 1949। हाँ, इसीलिए 26 नवंबर को अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। सही। इसके कुछ प्रावधान, जैसे नागरिकता वगैरह से जुड़े, वो तो तुरंत लागू हो गए, लेकिन संविधान पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950, हमारा गणतंत्र दिवस। बिल्कुल, और इसी दिन भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। हमने 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के बाद पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था, उस ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए। तो ये थी कहानी 1773 के एक रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर 1950 में एक संप्रभु गणराज्य के संविधान के लागू होने तक की। एक लंबा उतार चढ़ाव वाला सफर, जिसमें धीरे धीरे प्रतिनिधित्व बढ़ा, शक्तियों का बंटवारा हुआ, शासन के अलग अलग प्रयोग हुए और आखिरकार भारत के लोगों ने अपनी नियति अपने हाथों में ली। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश काल के कानूनों ने, चाहे अनजाने ही सही, उन अवधारणाओं और संरचनाओं की नींव रखी जिन पर आज हमारा संविधान खड़ा है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का ढांचा, शक्तियों का विभाजन वगैरह। लेकिन ये भी देखा कि कैसे संविधान सभा ने उन ढांचों को लेते हुए भी उनमें एक नई, पूरी तरह से भारतीय लोकतांत्रिक और संप्रभु आत्मा फूंकी, मौलिक अधिकार दिए, सार्वभौमिक मताधिकार दिया। ये संविधान महज एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र की आत्मा का प्रतिबिंब है, हमारी साझी आकांक्षाओं का दस्तावेज है। चलिए, आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। ब्रिटिश काल के इन विभिन्न अधिनियमों की कौन सी एक विरासत, चाहे वो कोई सिद्धांत हो, कोई संस्था हो या कोई प्रावधान, आपको आज भी भारतीय शासन व्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रभावशाली या शायद विवादास्पद लगती है? इस पर जरूर सोचिएगा।
हाँ, ये वाकई विचार करने योग्य प्रश्न है कि इतिहास की कौन सी गूंज आज भी सबसे तेज सुनाई देती है हमारे सिस्टम में। इस गहरी और विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।